हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक ऑफ माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड्स बैक्टीरिया, वायरसेस, आर्की, फंगी एंड प्रोटोजोआ। तो ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनका साइंटिफिक स्टडी मतलब क्या? इनके इन पे फंडामेंटल रिसर्च करना। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी बायोकेमिस्ट्री पे स्टडी करना, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, ये सारी बायोलॉजिकल सिस्टम्स पे स्टडी करना। अब इसकी ज़रूरत क्या है? पहली बात तो डिसीज़ मैनेजमेंट। क्या होगा अगर हम माइक्रोब्स का स्टडी करेंगे? अगर उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, ये सारी बातों की हमें जानकारी मिलेगी। डिसीज़ मैनेजमेंट होगा उससे। Studying the infectious diseases, identifying the infectious pathogens, और उनके लिए हम फिर वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली कोविड-19, व्हाट वाज इट? इट वाज अ वायरस। सो उसके बारे में हमने सर्च की, वैक्सीन्स बनाई, एंटीबायोटिक्स का प्रिपरेशन हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज penicillium, right? Biotechnology, second importance is biotechnology क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी? प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, बायोफ्यूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फूड इंडस्ट्री में क्या है? तो फर्मेंटेशन हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, फूड सेफ्टी होगी कि अगर हम इन पैथोजेंस के बारे में या माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेंगे, तभी जाके हम ये स्टडी करेंगे कि फूड्स में अगर हम प्रिजर्व करते हैं या उनको ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है तो कौन से बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, तो उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। एनवायरमेंटल साइंस पे क्या आता है कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का क्या रोल है? न्यूट्रिएंट साइकिल में माइक्रोब्स कैसे अपना रोल प्ले करते हैं? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, बायोरिमेडिएशन हो गया ऑफ पोल्यूटेंट्स। एंड लास्टली एग्रीकल्चर में हम क्या देखेंगे कि जो ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट्स है, डिसीज़ रेजिस्टेंस प्लांट है, उनके बारे में हम देखेंगे, या फिर जीएमओ प्लांट्स है, उनके बारे में हम कैसे माइक्रोब्स को लेकर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। माइक्रोबायोलॉजी फॉर सेफ लाइफ, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, फूड एडिटिव्स, टेक्सटाइल, safe environment, ecology, industrial applications, toxicity and taxonomic markers। अब इसमें हम एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक सेल कितना छोटा होता है और एटम तक कितना छोटा छोटा हो जाता है, मतलब बन जाता है वो। तो अगर हम देखें तो जो फ्रॉग का एग होता है वो करीब करीब 1 mm का होता है। फिर हम फर्दर कम सेल्स में जाए तो फिर पहले तो पोलन है, पोलन भी 100 माइक्रोमीटर से 1 mm तक रहता है। फिर प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये दोनों 10 माइक्रोमीटर पे रहते हैं। फिर आता है आरबीसीज, ये सारी चीज़ें कम हो जाते फिर 100 नैनोमीटर
100 नैनोमीटर तक हमें मिलता है फ्लू वायरस। बैक्टीरिया हमें मिलता है 1 माइक्रोमीटर पे। और 100 नैनोमीटर तक हम फ्लू वायरस तक हम ये जो सारी चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मॉल पॉक्स वायरस, बैक्टीरिया, आरबीसी, ये सारी चीज़ें लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम फिर क्या देखेंगे, और छोटी चीज़ है, जैसे पोलियो वायरस हो गया, एक स्पेसिफिक प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, एटम हो गया। सो लेट्स गो फर्दर। अब क्लासिकल और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहले तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था विच वॉज proposed by Robert H. Whittaker in 1969। 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। उसमें क्या था, पहला तो था ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड किया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। फिर प्रोकैरियोट फर्दर डिवाइड हुए और बने मोनेरा। यूकैरियोट को डिवाइड किया यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल, उसमें कुछ नहीं है। मल्टीसेल्यूलर में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है ना, यहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियाई है। फिर यूनिसेल्यूलर फर्दर उनको क्लासिफाई किया प्रोटिस्टा में, और मल्टीसेल्यूलर को क्लासिफाई किया विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल वाले क्या हो गए कि फोटोट्रॉपिक प्लांटे, हेट्रोट्रॉपिक फंगी, और विदाउट सेल वॉल में क्या हो गया, एनिमैलिया, है ना। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया इन 1990। कार्ल वूज ने 3 डोमेन प्रपोज किए ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप। कार्ल वूज ने क्या किया, जेनेटिक रिलेशनशिप पे 3 सिस्टम बनाए, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। अब नेक्स्ट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वॉज, ये जो हमने देखा ना कि 1990 में कार्ल वूज ने 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज की, इनको कहते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये था क्लासिकल, RH विटेकर का था क्लासिकल, कार्ल वूज का है मॉडर्न। अब इसके बारे में देखते हैं। तो आर्किया में क्या, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्किया क्या है कि डोमेन ऑफ लाइफ दैट कंटेन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स विथ सेल वॉल्स। आर्किया में सेल वॉल्स है दैट लैक्स पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन ये सेल वॉल है समझो, है ना। तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन का ये लेयर नहीं होगा, पर उसकी जगह यूनिक लिपिड्स होंगे इन देयर मेम्ब्रेन्स एंड आर्कियल RNA होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्कियल RNA होगा जो बाकी सारों में डिफर करेगा। बैक्टीरिया में क्या होगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स विथ सेल वॉल, यहाँ पे भी सेल वॉल है विच कंटेन स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल पेप्टिड। यहाँ पे आर्किया में जो पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट था, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर जो एब्सेंट थी वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, और उसमें बैक्टीरियल RNA अलग से होगा। यूकैरिया में क्या होगा कि cells that have membrane delimited nucleus and differ in many other ways from prokaryotic cells including protists, fungi, plants and animals. So prokaryotic structure and their function. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम एक ऐसे इसको समझेंगे कि एक बॉर्डर है, एक कंट्री की जैसे बॉर्डर होती है, वह उस बॉर्डर पे जैसे हमारे मिलिट्री प्रोटेक्शन के लिए खड़ी होती है, उस प्रकार का फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले करेगा। तो सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर, मैकेनिकल बाउंड्री ऑफ सेल,
जो कि ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गैस वैक्यूल, it maintains the buoyancy and floating in aquatic environments. राइबोसोम क्या है? तो प्रोटीन सिंथेसिस। इस पे क्या होगी? प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन। ओके। इंक्लूजन बॉडीज, स्टोरेज ऑफ कार्बन, फॉस्फेट एंड अदर सब्सटेंसेस। न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड लोकेशन ऑफ जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? कि कंटेंस, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं फॉर न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग एंड अपटेक। सेल वॉल प्रोवाइड्स द शेप। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बैरियर का एक फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है। सेल वॉल का वैसे ही ये एक शेप प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब प्रोटेक्शन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कर रहा है, पर क्या हुआ कि ड्यूरिंग द इवोल्यूशन animals did not develop this cell wall. Instead of cell wall, they developed plasma membrane in such manner it can, मतलब वो क्या करेगा कि दोनों चीज़ें करेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा, उसकी जो स्टेबिलिटी वो भी बनाए रखेगा सेल की, और उसकी प्रोटेक्शन भी करेगा। पर वही चीज़ जो प्लांट सेल्स है वो प्लांट सेल्स नहीं कर पाए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह उन्होंने सेल वॉल डेवलप की। ये हुआ था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। फिर है कैप्सुलर स्लाइम लेयर्स। ये किसके लिए होते हैं? रेजिस्टेंट टू फैगोसाइटोसिस, अधेरेंस टू सरफेस। फिम्ब्रिए एंड पिलाए, ये क्या करेंगे? अटैचमेंट टू सरफेस और बैक्टीरियल मेटिंग ड्यूरिंग बैक्टीरियल। फिम्ब्रिया और पिला ये अलग है और फ्लैजेला अलग है। फ्लैजेला क्या है? स्विमिंग मोटिलिटी, मूवमेंट के लिए, है ना। और ये ऐसे मूव करते हैं ना, वो है फ्लैजेला। एंडोस्पोर, सर्वाइवल अंडर हार्श कंडीशन। ओके, सो ये एक डायग्राम है। फंगी, ये सेल है, ये फंगल सेल, और ये एक प्रोटोजोआ सेल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म क्या है? एनवायरनमेंट फॉर अदर ऑर्गेनल्स, लोकेशन ऑफ मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल से क्या करेंगे? सेल स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट में हेल्प करेंगे। दे आर द साइटोस्केलेटन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट of material such as proteins and lipid synthesis. Ribosome, Golgi क्या करेगा? Packaging and secretion of materials for various purposes and lysosome formation. क्या करेगा? लिपिड प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए जो मटेरियल लगेंगे उनका ट्रांसपोर्ट करेंगे। गोल्गी क्या करेगा? पैकेजिंग एंड सिक्रीशन करेगा। लाइसोसोम, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, वी ऑल नो एनर्जी प्रोडक्शन, क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, न्यूक्लियस फॉर रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियोलस। अब ये देखो डिफरेंस देखो, न्यूक्लियस रिपोजिटरी फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कंट्रोल द सेंटर फॉर सेल, and nucleolus ribosomal RNA synthesis, rRNA, ribosome construction. Cell wall and cell wall pellicle क्या करेगा? strengthening and give a shape to cell. Vacuole, temporary storage and transport of digestion, water balance, etc. So
we'll see in the next slide is about the carbon source. We will see this in the part 2. Okay, thank you.